हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके सारे नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और वो पिछले 2 वीडियोस जो है आप जाकर देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो हर बार की तरह पहले आते हैं चैप्टर के नाम के अंदर कि चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, क्यों रखा गया है और इसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है रिकॉर्डिंग, यानी कि हमको रिकॉर्ड करना है। किसको रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। और ये जो है चैप्टर का पार्ट 1 है, यानी कि इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स होंगे। तो हम पहले बात करेंगे पार्ट 1 की, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है आपको मेजरली 3 चीज़ें देखने को मिलती है। पहला रहता है इसके अंदर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद रहता है आपका जर्नल और उसके बाद रहता है आपका लेजर। तो दोस्तों, ये जो रिवीजन क्लास है इसमें मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगा आज की क्लास में। इसके बाद मैं आपको एक दूसरी क्लास में सिखाऊंगा जर्नल और उसके अगले क्लास में दिखाऊंगा लेजर। ये तीनों क्लास को अलग करने के पीछे वजह ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक स्पेसिफिकली देखना हो तो उसको पूरा वीडियो में वो टॉपिक ढूंढना ना पड़े, वो दूसरे वीडियो में जाकर उस टॉपिक को देख सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन। दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से समझ आ रहा है, इक्वेशन सीखने वाले हैं हम। क्या सीखने वाले हैं? इक्वेशन। तो आते हैं सबसे पहले, देखो दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक इक्वेशन होगा, तभी तो इसका नाम इक्वेशन पड़ा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली होता क्या है? अभी तक हमने 3 वर्ड्स पढ़े थे। अगर आपको ध्यान हो, मैं वो 3 वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो आप एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। आई होप आप सभी को ये तीनों वर्ड बहुत अच्छे से पता हो, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल क्या होता है। चैप्टर नंबर 1 में इसका डेफिनेशन था। अगर आपको याद हो तो एक बार मैं रिवीजन करवा दूं। एसेट के अंदर 2 टाइप के एसेट होते हैं, नॉन करेंट और करेंट। लायबिलिटीज़ के अंदर 2 टाइप की लायबिलिटीज़ होती है, नॉन करेंट और करेंट। करंट एसेट यानी कि जो भी एसेट शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको करंट बोलेंगे, जो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगा उसको नॉन करंट। लायबिलिटीज़ यानी कि जो शॉर्ट टर्म में पे ऑफ हो जाए वो करंट लायबिलिटीज़, जो लॉन्ग टर्म में पे ऑफ होगा वो नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताओ, लायबिलिटीज़ यानी क्या? लायबिलिटीज़ यानी कि जो भी हमको किसी को पे करना है उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो भी हमको किसी को पे करना है, यानी कि किसी को देना है इन फ्यूचर, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देने की, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर किसी बंदे ने, कोई प्रोपराइटर ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो अब वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई उस पैसे को वापस देना प्रोपराइटर को। हालांकि मैं मानता हूँ प्रोपराइटर ओनर है तो उसी का पैसा है तो वापस देने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आपने चैप्टर नंबर 2 देखा हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ कि बिजनेस के लिए ओनर का पैसा भी लायबिलिटी होता है। बिजनेस के लिए ओनर का पैसा भी लायबिलिटी होता है। तो अब इस इक्वेशन में एसेट जो है वो हमारा लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होगा। एसेट जो है वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होगा, क्योंकि कैपिटल भी एक तरह से लायबिलिटी ही है, लायबिलिटी का ही पार्ट है। और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो कैपिटल्स को लायबिलिटी हेडिंग में ही दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इक्वेशन क्या बना? सिंपल इक्वेशन बना, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन बना, सिंपल है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपको अगर मैथ्स आता होगा तो आप इस एक इक्वेशन से और भी 2 इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं चाहूँ कि मैं कैपिटल निकालूँ तो क्या करूँगा?
कैपिटल निकालने के लिए क्या करूँगा, ऊपर जो एसेट्स है उसको मैं उधर भेज दूंगा, या फिर जो लायबिलिटी है उसको मैं इधर भेज दूंगा। तो अगर मैं इस लायबिलिटी को यहाँ भेजूंगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और अगर मेरे को लायबिलिटीज निकालना है, अगर मेरे को लायबिलिटीज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एसेट माइनस कैपिटल। तो 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है वो हमारे लिए ये है, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये याद रखना। तो ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि हम जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारे दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। ध्यान से सुनना, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारे दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, वही होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। आते हैं पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। अकाउंटिंग इक्वेशन shows the relationship between asset, liabilities and owner's capital of a person or business। फिर लिखा हुआ है A is equal to L plus 3, यानी कि assets equals to liabilities plus capital। ये सब हमको पता है, ये इक्वेशन हमने बना लिया। अब since the accounting equation shows the fundamental relationship among the items of the balance sheet, it is also called balance sheet equation। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। द क्लेम ऑफ द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड एज कैपिटल एंड डेट विच इज टेकन फ्रॉम द अनदर पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड लायबिलिटी। कैपिटल यानी कि ओनर का डेप्ट, और आउटसाइडर का डेप्ट रहता है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी, ठीक है। द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स ऑल द एसेट ऑफ द बिजनेस। एसेट साइड में पूरा एसेट रिकॉर्ड होता है, और लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है, कैपिटल और आउटसाइडर का क्लेम। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो जो आपकी लायबिलिटी होगी उसी के अंदर आपका कैपिटल भी आएगा, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी तक हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक डेफिनेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लिखना है तो आप इस चीज़ को लिख लो इसको। लिख लिया? नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है, पायल स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। पायल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका कैपिटल था 10 लाख। अब एक बात बताओ, पायल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो पायल ने पैसा दिया, किसको पैसा दिया पायल ने, बिजनेस को। देखो ये है पायल, ये है उसका बिजनेस। पायल लड़की है तो इसके बाल बना देते हैं। ये है पायल और ये है उसका बिजनेस। अब क्या हुआ, पायल ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, कितना, 10 लाख। पायल ने बिजनेस में कैपिटल लगाया 10 लाख। तो क्या हुआ, बिजनेस की लायबिलिटी है इस कैपिटल को फ्यूचर में वापस करना, है कि नहीं बताओ। देखो आज तो पायल ने बिजनेस को पैसा दे दिया, पर बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई पायल के पैसे की 10 लाख की, आ गई कि नहीं आई, आ गई, है ना। तो अभी बिजनेस के लिए ये 10 लाख क्या हो गया, कैपिटल, 10 लाख हो गया कैपिटल। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो इस ट्रांजैक्शन से मेरा कैपिटल बढ़ गया, मेरा कैपिटल बढ़ गया। अब एक बात बताओ, ये कैपिटल किस में लेकर आ रही है, कैश में, बैंक में, लैंड में, बिल्डिंग में, फर्नीचर में, मशीन में, किसी में भी लेकर आ सकती है। पर इस एग्जाम्पल में ये लेकर आ रही है, अमाउंट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे रुपीस लिखा हुआ है, रुपीस, रुपीस, रुपीस यानी कि पैसा, कैश लेकर आ रही है, कैश लेकर आ रही है। तो अब एक बात बताओ, पायल बिजनेस में कैश लेकर आई तो बिजनेस का कैश बढ़ गया कि कम हो गया,
बिजनेस का कैश बढ़ गया कि कम हो गया? डेफिनेट सी बात है, कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया। तो कैश मेरे लिए क्या है? एसेट। कैश मेरे लिए क्या है? एसेट। सिंपल। अब देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से द रिसोर्सेस ऑफ दिस बिजनेस एंटिटी इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, that is rupees 10 lakh. Sources of this business entity are the contribution by the PIL as capital. If we put this detail in the form of equality, the picture will emerge somewhat as follows. अभी देखो एक बैलेंस शीट बनी हुई है, आपको अभी बैलेंस शीट नहीं सीखनी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे बनाना है, पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, बैलेंस शीट में एक साइड होता है लायबिलिटीज़ और दूसरा साइड होता है एसेट्स। एसेट के अंदर देखो ये एसेट लिखा हुआ है, ये एसेट क्या है पता है आपको? ये एसेट क्या है? ये एसेट है आपका कैश। और ये लायबिलिटीज़ क्या है पता है आपको? ये है आपका कैपिटल, है ना। तो देखो आपका कैपिटल 10 लाख हो गया और आपका कैश भी 10 लाख हो गया। ठीक है, देखो मैंने बताया था आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा और आपका कैश भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ गया। समझ आया आपको? आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो कि क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। इन द अबव बैलेंस शीट द टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटी। दोनों साइड 10 लाख आ गया था। ठीक है, नाउ वी विल एनालाइज द ट्रांजेक्शन लिस्टेड इन एग्जाम्पल 1 एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। यू विल ऑब्जर्व दैट अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस ही रहता है। कैसे? अब हम पढ़ेंगे इसको कैसे रहता है वो। देखो पहला क्या लिखा है? पहला क्या लिखा है? ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया। एक बैंक अकाउंट खुला विथ एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। अब एक बात बताओ, एक बैंक अकाउंट खुल रहा है जिसमें 5 लाख रुपए डाल रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ क्या हुआ यहाँ पे? मैंने अपने बिजनेस से कैश उठाया और कैश को उठा के बैंक अकाउंट में डाल दिया, यही किया मैंने अपने बिजनेस से पैसा उठाया, जो 5 लाख रुपए की गड्डी पड़ी थी, जो 5 लाख रुपए की गड्डी मेरे ड्रॉवर में पड़ी थी, मैंने उसको उठाई अपने बिजनेस से और बैंक में ले जाके डिपॉजिट करा दिया, तभी तो मेरा बैंक अकाउंट खुला ना, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? इस ट्रांजैक्शन में मेरा कैश कम हो गया और मेरा बैंक बढ़ गया। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो? क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि जब मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया तो मेरा कैश कम हो गया और मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया? ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं जो गड्डी लेकर गया था अपने ड्रॉवर से, वो कैश कम हो गया और मैंने उस गड्डी को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो मेरा बैंक बढ़ गया। अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या है? दोनों एसेट है, दोनों एसेट है, दोनों एसेट है। तो एक एसेट बढ़ गई, दूसरी एसेट कम हो गई। ठीक है, कितना था? 5 लाख। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। देखो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हमारे पास था एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही था हमारे पास। फिर हमारे पास आया कैश 10 लाख आया था कैश, और कैपिटल हमारे पास आया था 10 लाख। दोनों साइड का इक्वेशन टैली हो गया, आप लोग को दिख रहा है, दोनों साइड का इक्वेशन टैली हो गया। यही हुआ था सबसे पहले हमारे साथ, पॉइंट नंबर 1। फिर आते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर ए लिख देते हैं इसको। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 1 बोलता है बैंक अकाउंट खोले, तो अब एसेट में एक चीज और जुड़ जाएगी, बैंक।
बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया 5 लाख, तो मैं बैंक में प्लस कर देता हूँ 5 लाख। और मेरा पैसा कहाँ से गया? कैश में से गया, तो मैं कैश में से माइनस कर देता हूँ 5 लाख। और यहाँ पर कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अब मेरा टोटल कितना हो गया बताओ? अब मेरा टोटल कितना हो गया बताओ? यहाँ पर हो गया मेरा 5 लाख, प्लस मेरा बैंक में हो गया 5 लाख, और यहाँ पर हो गया मेरा 10 लाख। क्या मेरा टोटल टैली हो गया? हाँ हो गया, टोटल मेरा टैली हो गया ना। देखो इस साइड भी 10 लाख है और इस साइड भी 10 लाख है, दोनों साइड 10 लाख हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? बॉट फर्नीचर फॉर ₹1,00,000, 1 लाख रुपए का फर्नीचर, क्या खरीदे? फर्नीचर। एंड अ चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डे। मैंने फर्नीचर खरीदा, पेमेंट किस में दिया था? चेक में। चेक में पैसा देते हैं तो पैसा कहाँ से जाता है? बैंक से, बैंक से जाता है। मैंने फर्नीचर खरीदा 1 लाख का और पैसा दिया था चेक से। तो एक बात बताओ, मेरा एसेट प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फर्नीचर प्लस हो जाएगा। हाँ, पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं। क्या मेरा कैश गया? हाँ कैश गया मेरा, नहीं गया, कैश नहीं गया, क्योंकि पैसा कहाँ से गया? पैसा गया बैंक से, तो बैंक में माइनस हो जाएगा 1,00,000 और मेरा फर्नीचर में प्लस हो जाएगा 1,00,000। समझ आया आपको? मैंने क्या किया, बैंक से चेक दिया था तो बैंक से 1 लाख माइनस हो गया और वही 1 लाख मेरा फर्नीचर में ऐड हो गया। इस साइड कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो फिर से मेरा टोटल सेम होगा, फिर से मेरा टोटल सेम हो जाएगा। इधर हो जाएगा 5 लाख, इधर हो जाएगा 4 लाख, इधर हो जाएगा 1 लाख और इधर हो जाएगा मेरा 10 लाख। अभी भी मेरा टोटल सेम है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर, प्लांट एंड मशीन खरीदा, एसेट है, 1,10,000 में, एंड एडवांस ऑफ 10,000 इन कैश इज पेड टू मेसर्स रामजी लाल। अब एक बात बताओ, मैंने मशीन कितने की खरीदी? 1,10,000 की। पैसे कितने देने थे मेरे को? 1,10,000। मैंने पैसे कितने दिए? 10,000। बचे कितने? 1,00,000। समझ आया? मैंने मशीन खरीदी 1,10,000 में, उसमें से एडवांस जो था वो था 10,000 इन कैश, तो मैंने 10,000 कैश में दे दिए और बाकी के बचे हुए पैसे मेरे को किसको देने हैं? रामजी लाल को। आते हैं वापस। प्लांट एंड मशीन, एसेट है मेरे लिए प्लांट एंड मशीन, तो मैं यहाँ पे फर्नीचर के बगल में डाल दूँ प्लस प्लांट एंड मशीन। कितने की खरीदी? 1,10,000। 1,10,000। मेरा कैश गया, कितना कैश गया? खाली 10,000 कैश गया मेरा, खाली 10,000 कैश गया, क्योंकि बाकी का पैसा तो मैंने अभी नहीं दिया रामजी लाल को। तो रामजी लाल को पैसा देना है फ्यूचर में देना है, तो लायबिलिटी हो जाएगा वो मेरे लिए। यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर में आ जाएगा मेरा कितना पैसा देना है? 1,00,000। 1,00,000। समझ आया मैंने क्या किया? देखो, मैंने प्लांट एंड मशीन खरीदा, कितने का खरीदा? 1,10,000 का, तो मैंने यहाँ पर 1,10,000 रुपये प्लस कर दिए प्लांट एंड मशीन में। फिर मेरा कैश कितना गया? 10,000, तो मैंने 10,000 कैश माइनस कर दिया और फिर मेरे को और कितना पैसा देना बाकी है? 1,00,000, तो मेरा आ गया क्रेडिटर 1,00,000। ठीक है, अब टोटल मारूं, दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए।
देखते हैं। सबसे पहले इधर हो गया 4,90,000 प्लस 4,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,10,000 और इधर का हो गया 1,00,000 प्लस 10,00,000। देखो लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया, लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया 11,00,000 और एसेट साइड का टोटल हो गया 11,00,000। कैसे? 4,90,000, 8,90,000, 9,90,000, 10,00,000 और 11,00,000। दोनों साइड का टोटल अभी भी मैच है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 बोलता है गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज्ड अक्षय ट्रेडर से 55,000 के गुड्स खरीदे हमने। क्या खरीदा? 55,000 का गुड्स खरीदा। पैसा दिया क्या? नहीं, यानी कि उधारी में मैंने सामान खरीदा। तो मेरा एसेट है गुड्स, मेरा एसेट है गुड्स, तो गुड्स एसेट साइड में आएगा और मेरे को अक्षय ट्रेडर को फ्यूचर में पैसा देना बाकी है। मैंने उनसे सामान खरीदा, तो मैंने अक्षय ट्रेडर से सामान खरीदा तो उसको पैसा देना बाकी है, वो मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा। तो वो फ्यूचर में पैसा दूंगा तो वो लायबिलिटी, सिंपल। अब आते हैं वापस, तो देखो यहाँ पर एसेट में एक और एसेट जुड़ जाएगी मेरी, एसेट में मेरी एक और एसेट जुड़ जाएगी। कहाँ पर जुड़ूं? जगह नहीं दिख रही है। एसेट में यहीं पे जोड़ देता हूँ, नीचे में ये था। अब यहाँ पर मैं गुड्स में प्लस कर देता हूँ। गुड्स कितने का? 55,000 और मेरा लायबिलिटी में भी 55,000 प्लस हो जाएगा, दोनों जगह प्लस हो जाएगा, सिंपल है। मेरे गुड्स में 55,000 प्लस हो गया क्योंकि मैंने सामान खरीदा और मेरे लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स में 55,000 प्लस हो गया क्योंकि फ्यूचर में मेरे को पैसा देना है। दोनों साइड 55,000 प्लस हो गया, यानी कि दोनों साइड टैली हो गया। ठीक है, फिर आखिरी गुड कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड टू समित एंटरप्राइज फॉर 25,000। मैंने 25,000 में समित एंटरप्राइज को सामान बेच दिया। क्या मैंने कैश में बेचा? नहीं बेचा। समित एंटरप्राइज को 25,000 में मैंने सामान बेच दिया और सामान की वैल्यू थी 15,000। प्रॉफिट कितना हुआ? 25 माइनस 15 10, 25 माइनस 15 10। तो जो मेरा 5th ट्रांजेक्शन है उसमें क्या होगा? मेरा डेटर बनेगा 25,000 का, क्योंकि मैंने 25,000 रुपया लिया नहीं अभी, फ्यूचर में लूँगा पैसा। तो जब किसी से पैसा लेना रहता है तो वो डेटर होता है, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में। तो ये डेटर में 25,000 प्लस। अच्छा एक बात बताओ, गुड्स में माइनस हो जाएगा कितने? 15,000, क्योंकि 15,000 का सामान हमने बेच दिया। 15,000 का सामान हमने 25,000 में बेचा, तो 15,000 का सामान कम हो गया, 25,000 का डेटर बन गया। अब हमें फ़ायदा कितना हुआ? 25 माइनस 15 10,000। तो ये 10,000 मैं कहाँ प्लस करूँगा? कैपिटल में प्लस कर दूँगा 10,000। समझ आया? कैपिटल में प्लस कर दूँगा 10,000, कैपिटल में प्लस कर दूँगा 10,000। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है। क्या है ये? मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनी है वो यहीं से बनी है। ये देखो, कैपिटल 10,10,000। हमारा कैपिटल कितना आया देखते हैं। ये देखो कैपिटल हमारा 10,10,000 आया, 10 लाख ये और 10,000 ये। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देखो 10 लाख वो और 10,000 ये, टोटल कितना हो गया? 10,10,000, 10,10,000। ठीक है, फिर हमारा लायबिलिटी कितना है? 1,55,000, 1,55,000। देखते हैं इसमें कितना है। इसमें भी देखो उतना ही है, 1,55,000 और ये 10,10,000। ठीक, कैश कितना है? 490। बैंक कितना है?
4 लाख। हमारा देखते हैं, हमारा कैश कितना है 490। क्या हो गया? हाँ, तो हमारा जो कैश है वो है 4,90,000 और बैंक जो है वो है 4 लाख। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें देखिए हमारा जो कैश है वो है 4,90,000, बैंक है 4 लाख और फर्नीचर जो है हमारा 1 लाख। यहाँ पर भी हमारा फर्नीचर 1 लाख है। डेटर्स 25,000, हमारे भी डेटर्स 25,000 है। स्टॉक 40,000, हमारा स्टॉक है देखो 55
-15 40 हो गया। प्लांट एंड मशीन 1,10,000 1,10,000, तो हमारा भी दोनों सेट मैच है इसके साथ। दोस्तों मैं खाली आपको ये रफ में बता रहा हूँ, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा, पर क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा और चीज़ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा आपको, जर्नल एंट्रीज में भी काम आएगा और बैलेंस शीट में भी काम आएगा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन करेंट ईयर बट नॉट पेड टिल द एंड ऑफ ईयर। कुछ ऐसे एक्सपेंस जो कि है तो इस साल के लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए, तो हम उसको अगले साल पे करने वाले हैं। तो एक बात बताओ, एक्सपेंस तो इस साल के हैं तो प्रॉफिट लॉस तो इस साल के आएगा इसी, है ना, पर अगले साल पे होगा तो लायबिलिटी, क्योंकि पे करना बाकी है। तो दो चीज़ें होंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस तो इस साल का है इसीलिए इस एक्सपेंस को हम इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, पर लायबिलिटी है क्योंकि पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो अब इसको करेंगे क्या हम, अब इसको करेंगे क्या, तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इसको हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और जो भी लॉस होता है वो कैपिटल में माइनस होता है और प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम कैपिटल में माइनस करेंगे और लायबिलिटी में प्लस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि करेंट ईयर के हैं लेकिन पे होंगे अगले साल, ठीक है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस अगले साल के हैं लेकिन पे इस साल हुए हैं, एक्सपेंसेस अगले साल के हैं लेकिन पे इस साल हुए हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर इन करेंट ईयर। अब एक बात बताओ, अगले साल का एक्सपेंस इस साल पे हो गया तो मेरे लिए एसेट है, मेरे लिए एसेट है, तो एसेट में इसको मैं कर दूंगा प्लस प्रीपेड एक्सपेंस को, और कैश गया, कैश गया ना इसमें क्योंकि पे हो गया अगले साल का इस साल पे हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा कैश माइनस, ठीक है। फिर एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम यानी कि इनकम कमा लिए लेकिन मिली नहीं है, इनकम कमा लिए लेकिन मिली नहीं है, तो फ्यूचर में मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी तो एसेट है, तो वैसे ही एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट है तो ये हो जाएगा एसेट में प्लस। अब इनकम है तो प्रॉफिट, इनकम है तो प्रॉफिट, तो वो कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिला तो है नहीं तो कैश को तो प्लस कर नहीं सकते तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब हमको पैसा मिल गया पर अब हमको काम करके देना है, फ्यूचर में काम करके देना है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को उसको काम करके देना है, मैंने उससे पैसे ले लिए, तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी लायबिलिटी है। तो अनअर्न्ड इनकम जो है वो होगा लायबिलिटी में प्लस, और अच्छा एक बात बताओ और क्या होगा, कैश में प्लस, क्योंकि कैश मिल गया, कैश मिल गया तो कैश में भी प्लस हो जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप लिख लो, बहुत काम आएगी आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो करेंट ईयर के हैं पर अगले साल पे होंगे, कैपिटल में माइनस लायबिलिटी में प्लस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे हो गए, एडवांस में पे हो गए तो हमारे लिए एसेट है, और कैश में से पे हुए तो कैश माइनस हो गया। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम यानी कि इनकम है तो कैपिटल में प्लस, और मिला नहीं है फ्यूचर में मिलेगा तो हमारे लिए एसेट है तो एसेट में प्लस। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी में प्लस, क्योंकि पैसा तो मिल गया पर हमने काम अभी नहीं किया, हमको फ्यूचर में काम करके देना है, तो लायबिलिटी में प्लस, और कैश में भी प्लस क्योंकि पैसा आज मिल गया है, ठीक है। फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी कि एसेट के वैल्यू में डिक्रीज आना ड्यू टू सम रीजंस। कौन से रीजन वो हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आप इतना याद रखिए। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है तो हमारे कैपिटल में से जो है वो माइनस हो जाएगा, और हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट में से भी माइनस हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन कैपिटल से माइनस और एसेट से भी माइनस, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ NCERT बुक। NCERT जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम देखने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन नंबर 8 को हम बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा मैं। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरा क्या होगा, एक साइड होगा मेरा एसेट्स, बीच में होगा मेरा इक्वल्स टू, इस साइड होगा मेरा लायबिलिटी, प्लस एकदम एंड में होगा मेरा कैपिटल। ठीक है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। समझ आया? इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। ऐसे में आपको अच्छे से समझ आएगा। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, पढ़ते हैं पहला पढ़ते हैं। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स, बिल्डिंग। मनीष अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 3 चीज़ें लेकर आ रहा है, कैश, गुड्स और बिल्डिंग। तीनों एसेट है, और लेकर आ रहा है तो कैपिटल है। कैश, गुड्स, बिल्डिंग तीनों एसेट है, और लेकर आ रहा है तो कैपिटल है। तो कैश, गुड्स, बिल्डिंग 3 चीज़ें आ रही है हमारे पास। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कैश प्लस गुड्स प्लस बिल्डिंग। 3 चीज़ें आ गई, कैश, गुड्स, बिल्डिंग और कैपिटल कितना आया? कैश कितना आया? 2,30,000 प्लस गुड्स कितना आया? 1 लाख प्लस बिल्डिंग 2 लाख। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 1, और टोटल हो गया 230, 2, 3, 4, 5,30,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 5,30,000। देखो पहला आपको समझ आया, पहला क्या हुआ, कैश, गुड्स और बिल्डिंग लेकर आया, तो कैश, गुड्स और बिल्डिंग को हमने लिख दिया एसेट साइड में, और हमारा कैपिटल आ गया 5,30,000। सिंपल है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। सामान खरीदा 50,000 का। ठीक है, सामान खरीदा 50,000 का। तो एक बात बताओ, 50,000 का सामान खरीदा तो कैश कम हो गया 50,000 कैश कम हो गया, और गुड्स बढ़ गया। ठीक है, कैश कम हो गया और गुड्स बढ़ गया। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? और कहीं चेंज हुआ क्या? नहीं, कहीं और चेंज नहीं हुआ। तो +0 इक्वल्स टू 0। तो अब मेरा टोटल कितना आ गया? देखो टोटल कितना आ गया मेरा, 2,30,000 माइनस 50,000, तो हो जाएगा मेरा 1,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 5,30,000। देखो अभी भी दोनों साइड का टोटल मैच है। ठीक है, समझ आया आपको क्या करना है? 230 में से 50 को माइनस कर दिया, क्योंकि कैश चले गया, गुड्स खरीदे तो गुड्स में प्लस हो गया। ये था मेरा सेकंड वाला पॉइंट। अब मैं आऊँगा थर्ड वाले पॉइंट में। थर्ड वाले पॉइंट में
थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 35,000। अब एक बात बताओ, सामान बेच रहा है 20,000 का, पैसा ले रहा है 35,000, कैश में ले रहा होगा क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। किसी का नाम लिखा होता तो हम मानते कि उधारी में बेचा है, तभी तो नाम लिख रहा है वो, पर यहाँ पर नाम लिखा ही नहीं, यहाँ पर नाम लिखा ही नहीं, तो हम ये मानेंगे कि ये कैश में है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, 35,000 में सामान बेचा और 20,000 का सामान था, तो 15,000 का प्रॉफिट हो गया, सिंपल। तो अब एक बात बताओ, 20,000 का सामान बेचा, उसको गुड्स में से माइनस कर देते हैं, 35,000 कैश आ गया, 35,000 उसको कैश में प्लस कर देते हैं, और जो ये 15,000 का प्रॉफिट है उसको कैपिटल में प्लस कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट किसका है, ओनर का, और ओनर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल, सिंपल। तो अब हम वही करेंगे। आइए, सबसे पहले हम गुड्स में से माइनस कर देते हैं 20,000, कैश में प्लस कर देते हैं 35,000, और कैपिटल में प्लस कर देंगे 15,000। तो ये हो गया मेरा 5,45,000। इधर हो गया मेरा 80, 90, 100, 100, 215, 215, 215,000 प्लस 1,30,000, यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 लाख। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्या हुआ। मैंने क्या किया, कैश जो है, कैश में प्लस कर दिया 35,000, स्टॉक में माइनस कर दिया 20,000, क्योंकि 20,000 का सामान गया, 35,000 का बेचे तो 35,000 कैश आ गया, और जो प्रॉफिट आया वो मैंने कैपिटल में प्लस कर दिया 15,000। तो मेरा अभी भी दोनों साइड का टोटल बिल्कुल भी सेम है। ठीक है, फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है ये देखते हैं। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000, गुड्स खरीदा राहुल से, पैसा नहीं दिया, कहीं भी लिखा नहीं है कैश दिया, तो राहुल क्या हो गया, क्रेडिटर। राहुल क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि राहुल को फ्यूचर में पैसा देना है, राहुल को फ्यूचर में पैसा देना है, कितना, 55,000, गुड्स खरीदा 55 का, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा गुड्स में प्लस 55,000। अब एक बात बताओ, लायबिलिटी में एक नया लायबिलिटी आ गया, क्रेडिटर, क्योंकि इसको पैसा देना है, तो क्रेडिटर में भी मैं प्लस कर दूंगा 55,000, क्रेडिटर में भी 55,000 प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरा टोटल फिर से चेंज हो जाएगा, ये हो गया 2,15,000 प्लस 130 प्लस 55, 1,85,000 प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 55,000, 5,45,000। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ज़ीरो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ज़ीरो, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो ज़ीरो, सिंपल है। अभी भी देखो, अभी भी अपना दोनों साइड का टोटल जो है वो मैच हो जाएगा, 6 लाख इधर का आ गया और 6 लाख इधर का आ गया, दोनों साइड का 6 लाख रुपीज़ टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4th पॉइंट। अब आएंगे हम पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 क्या है, बेच रहा है, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, वरुण को बेच रहा है, वरुण डेटर हो गया, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कैश लिया कि नहीं, कहीं लिखा नहीं है तो वरुण हो गया डेटर। कितने का सामान, 52,000 का सामान, कितने में बेच रहा है, 60,000 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 8,000। तो हमको पता है प्रॉफिट तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ये 60,000 वरुण के अकाउंट में दिखेगा, है ना, और ये जो 52,000 है ये गुड्स से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारा सामान बिक गया, सिंपल। आइए कर देते हैं इसको,
फिफ्थ पॉइंट, सबसे पहले गुड्स में से माइनस कर दूंगा मैं 52,000, यहाँ पर एक नया आ जाएगा प्लस डेटर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस डेटर कितना हो गया मेरा 60,000, प्रॉफिट कितना हो गया मेरे को 8,000, तो मैं कैपिटल में प्लस कर दूंगा 8,000। सिंपल है, आई होप आपको समझ आया हो। देखो मैंने क्या किया, 52,000 का गुड्स बेचा तो 52,000 गुड्स से माइनस 60,000 का डेटर, क्योंकि कैश में नहीं बेच रहा हूँ, उधारी में बेच रहा हूँ, तो डेटर यानी कि एसेट, तो एसेट साइड में डेटर बना के उसमें 60,000 प्लस कर दिया, जो भी प्रॉफिट आ रहा था उसको मैंने कैपिटल अकाउंट में प्लस कर दिया। सिंपल है। तो अब मेरा टोटल क्या आया, मेरा 2,15,000, 185 माइनस 52, 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 इक्वल्स टू 55,000। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ज़ीरो, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, और यहाँ पर आ जाएगा 545 प्लस 8, 553,000। ठीक है, तो ये बन गया मेरा इक्वेशन, आई होप आपको समझ आया हो फिफ्थ पॉइंट तक। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट में। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, राहुल को कैश पे कर रहे हैं। अच्छा, राहुल को कितना पैसा देना था, 55 दिख रहा है यहाँ पे, राहुल को 55 देना था। अब दे कितना रहे हैं, 53 देना था, 55 दे रहे हैं 53। फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा। कितने का फायदा हुआ, 2,000 का, 2,000 का फायदा हुआ ना, क्योंकि डिस्काउंट मिल गया। हमको पैसा देना था 55, हम दिए 53, प्रॉफिट कितना हो गया 2,000। तो प्रॉफिट 2,000 कैपिटल में ऐड होता है, पता है अपने को, कैपिटल में ऐड होता है प्रॉफिट 2,000। तो बिना कुछ सोचे समझे कैपिटल में 2,000 को ऐड कर देते हैं। राहुल क्या था हमारा, क्रेडिटर, 55,000 लेना था। अब 55,000 में से 55,000 माइनस कर दो, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस खत्म। राहुल तो 53 में मान गया, तो 55 पूरा खत्म हो गया। पैसा कितना दिए हम, 53,000। समझ आया क्या हुआ, कैश गया 53, तो कैश में से माइनस, राहुल 55,000 जिसका पहले का बैलेंस था, वो बैलेंस को मैंने माइनस कर दिया और मैंने 2,000 का प्रॉफिट ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब मेरा टोटल कितना आ गया, 215 माइनस 53, तो हो गया 1,62,000 प्लस 133,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 इक्वल्स टू, ये हो गया 0 और ये हो गया 555,000। ठीक है, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट। फिर आएगा मेरा पॉइंट नंबर 7। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6 जो है वो हो गया। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। कपड़े बदल गए पर अंदाज वही है। पॉइंट नंबर 7 क्या है देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 है सैलरी पेड बाय हिम ₹20,000। अब एक बात मेरे को बताओ, सैलरी किस में पे किया होगा, कैश में या बैंक में?
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो जब भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहता है हम ये मानते हैं कि वो कैश में पे हुआ। तो सैलरी पे हुआ, अब सैलरी मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस? मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर जो सैलरी 20,000 है उसका क्या करेंगे, कैश गया, कैश गया तो कैश में से माइनस कर देता हूँ 20,000, यहाँ पे माइनस 20,000, और कैपिटल में से माइनस करेंगे, एक्सपेंस है तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे 20,000। ठीक है, दोनों जगह माइनस हो गया। सिंपल था 7th पॉइंट, सिंपल था 7th पॉइंट। अब यहाँ पर ये हो गया 162 माइनस 20,000, 142,000 प्लस 133,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000, और इस साइड हो जाएगा 5,35,000, 5,35,000। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 7। जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, फॉर एग्जांपल ये सब खाली स्पेस दिख रही है, वहाँ पर आपको 0 लिखना है। ठीक है, वहाँ पर आपको 0 लिखना है। फिर पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या बोलते हैं देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। जब भी वर्ड फुल सेटलमेंट लिखा है इसका मतलब ये कि वरुण अब इतना ही पैसा देगा, उससे ज़्यादा वो नहीं देगा, चाहे कितना भी बचाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं वरुण का कितना पैसा बचा था। वरुण कितना दे रहा है फुल सेटलमेंट में, 59,000, 59,000 दे रहा है। क्या दे रहा है, कैश, कैश में 59,000 दे रहा है, पर वरुण से लेना कितना था, वरुण से लेना कितना था, 60,000। आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो ये डेटर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 60,000। ये 60,000 किसका है, वरुण का है। किसका है, वरुण का है। तो वरुण से 60,000 रुपीज़ हमें लेना था, पर अब वो हमको दे रहा है 59,000। तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस, बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ। क्यों? मेरे को 60,000 किसी आदमी से लेना है और वो आदमी मेरे को दे रहा है खाली 59,000, तो 1,000 लॉस हुआ ना। वो 1,000 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो ये हो गया मेरा लॉस 1,000। समझ आया लॉस कैसे आया? 60,000 माइनस 59,000, लॉस आ गया 1,000। अभी आपको पता है लॉस को कैपिटल में से माइनस करते हैं। 59,000 कैश आया है तो कैश में प्लस कर देंगे, और जो वरुण है उसका अकाउंट क्लोज करना है तो डेटर में से 60,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहले ये जो 60,000 था इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब वरुण ना मेरे को 60,000 देगा ना मेरे को उससे लेना है। और एक बात, कैश में प्लस हो गया, कैश में प्लस हो गया 59,000, है ना। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि कैश आ गया, कैश आ गया। और जो 1,000 का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? 1,000 का, वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, माइनस 1,000। तो ये हो गया मेरा 5,34,000, और इस साइड आ जाएगा मेरा 1,42,000 प्लस 59,000, तो ये आ गया 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख, और यहाँ पर तो कुछ बचेगा ही नहीं, 0। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। देखो जब भी कैश फुल सेटलमेंट में मिलता है तो हम ये मानते हैं कि उसका पूरा अकाउंट हमको क्लोज करना है। तो ये 60,000 का जो पूरा अकाउंट है वो हमने क्लोज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि कैश कितना मिला, 59,000, तो हम 59,000 कैश में प्लस कर देंगे। लॉस कितना हुआ, 1,000, उसको माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, समझ आया। इसके पहले सेम केस हुआ था जब हमने कैश पे किया था। तो जब हम कैश पे किए, किसी को कम पे किए तो हमको प्रॉफिट हुआ। अगर कैश किसी को पे करना था, ये देखो यहाँ पर पे करना था 55,000, यहाँ पर 55,000 पे करना था, हम कितना पे किए, खाली 53,000 पे किए।
इसका बैलेंस 55,000 मिटा दिए तो हमको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस कर दिए। समझ आया? ऐसे होता है फुल सेटलमेंट वाले केस। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 9 में। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है? रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000। अब एक बात बताइए, मैंने आपको पहले बताया था आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या मतलब होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ये होता है कि रेंट तो इस साल का है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, हम इसको अगले साल पे करेंगे। एक बार और सुनना, रेंट तो इस साल का है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, हम इसको अगले साल पे करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, रेंट तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 3,000, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 3,000, और पे करना है अगले साल तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा 3,000, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं कैपिटल में से 3,000 माइनस, क्योंकि एक्सपेंस है, और एक नया हेड बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। और आउटस्टैंडिंग रेंट में मैं कर दूंगा यहाँ पे नहीं करना था, यहाँ पे प्लस 3,000। ठीक है, समझ आया? क्योंकि मेरा लायबिलिटी बढ़ गया और मेरा एक्सपेंस भी बुक हो गया। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 9। अब आएगा पॉइंट नंबर 10। पहले टोटल कर लेते हैं, टोटल सेम आएगा। ठीक है, ये कर लिया मैंने टोटल। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 में। पॉइंट नंबर 10 क्या बोलता है, देखते हैं। पॉइंट नंबर 10 बोलता है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। प्रीपेड यानी कि पहले से पे कर दिया, प्री पे यानी पहले से पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड। और इंश्योरेंस क्या है? एक्सपेंस है, लेकिन प्रीपेड हुआ। प्रीपेड हुआ यानी कि कैश हमने आज दे दिया, कैश हमने आज दे दिया। तो कैश हमने आज दे दिया, लेकिन ये इंश्योरेंस अगले साल का है, प्रीपेड है, अगले साल का है, तो ये अगले साल का इंश्योरेंस है, तो इस साल के कैपिटल में जाएगा क्या? नहीं, ये अगले साल का इंश्योरेंस है तो ये अगले साल के कैपिटल में जाएगा, इस साल के कैपिटल में नहीं जाएगा। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट हो गया। मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 2 में, कि ये क्या होता है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये लिखवाया था। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नहीं देखा तो पहले चैप्टर नंबर 2 देखिए, वहाँ पर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है तो एसेट साइड में प्लस करना पड़ेगा और कैश में से माइनस, क्योंकि कैश पे हो गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को यहाँ से 2,000 माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस 2,000 ऐड कर देता हूँ और इसके हेडिंग में लिख देता हूँ, इसके हेडिंग में लिख देता हूँ प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, ठीक है, समझ आया? इजी। अब अगर टोटल करूँ तो ये हो गया 201 माइनस 2,000, 1,99,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 प्लस 2,000 इक्वल्स टू, उस सेट को चेंज हुआ क्या? उस सेट को चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, तो उस सेट सेम आ जाएगा 3,000 0 प्लस 0 5,31,000। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब बार बार लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 11 में। क्या लिखा है? कमीशन रिसीव्ड बाय हिम 13,000। कमीशन आया 13,000, कैश में आया होगा तो कैश में प्लस, कमीशन इनकम है, कमीशन इनकम है तो कमीशन को कैपिटल में प्लस कर देंगे।
13,000 कैश में माइनस, कैपिटल में प्लस। चलिए आइए पॉइंट नंबर 11, 13,000 कैश में प्लस और कैपिटल में इनकम है तो कैपिटल में भी प्लस। तो ये हो गया 531 प्लस 13, 5,44,000। ये हो गया 3,000, यहाँ पर कुछ चेंज हुआ ही नहीं। इस साइड कुछ चेंज हुआ क्या? हाँ, 199 प्लस 13 कितना आएगा? 2,12,000 प्लस 133,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 प्लस 2,000। ठीक है, फिर आते हैं एक बार और वापस। कितने पॉइंट बचे हमारे? 4 पॉइंट, बस 4 पॉइंट बचे। अब अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स बोलते हैं इसको। मैंने बताया था अगर पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग्स 20,000, यानी कि 20,000 का कैश लेकर गया, अपने खुद के खर्चे के लिए 20,000 का कैश लेकर गया। तो जो 20,000 लेकर गया वो कैश में से माइनस, कैश में से माइनस और कैपिटल में से भी माइनस, क्योंकि ड्राइंग्स है, अपने कैपिटल को वो कम कर रहा है तो कैपिटल में से भी माइनस और कैश में से भी माइनस, दोनों में 20,000 माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों में 20,000 माइनस करेंगे, कैश में से माइनस 20,000 और कैपिटल में से भी माइनस 20,000। तो बच गया कितना? 5,24,000। ये आ गया 3,000, ये आ गया 2,000, ये 0, ये 2 लाख। ठीक है, इधर आ गया 1,33,000 और ये आ गया 212 माइनस 20, 1,92,000। ठीक है, ये हो गया आपका 12th। अब आ जाएंगे 13th में। देखो, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट में लिखवा दूंगा कि कौन सा कहाँ पे क्या होने वाला है, तो आपसे और जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000, बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से कम हो गई। डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से कम हो गई, बिल्डिंग में माइनस, और ये डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, तो कैपिटल में से भी माइनस। तो 10,000 बिल्डिंग से माइनस और कैपिटल से माइनस। अच्छा, बिल्डिंग का कौन सा देखते हैं, आइए, ये 2 लाख वाला, 2 लाख वाला बिल्डिंग है, तो 2 लाख में से माइनस कर दूंगा मैं, माइनस 10,000, ये हो गया 1,90,000 प्लस 0 प्लस 2,000 प्लस 133,000 और 192,000। और उस साइड देखते हैं हम, तो इस साइड क्या करना है हमको? माइनस करना है 10,000, क्योंकि लॉस है, लॉस को माइनस करते हैं, तो ये हो गया 5,14,000 और ये हो गया 3,000। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हो गया पॉइंट नंबर 13। फिर आते हैं हम पॉइंट नंबर 14 में, जो कि बोलता है फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000, नया कैपिटल इन्वेस्ट किया 50,000। ठीक है, तो अगर नया कैपिटल इन्वेस्ट किया तो पैसा लाया होगा 50,000, तो कैश में प्लस, और कैपिटल इन्वेस्ट किया तो कैपिटल में भी प्लस, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, दोनों जगह 50,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कैश में प्लस 50,000 और कैपिटल में भी प्लस 50,000, तो ये हो गया 5,64,000, ये हो गया 3,000 और इस साइड में 2,000, 0, 1,90,000, 1,33,000 प्लस 192 प्लस 50, 2,42,000। ठीक है, अब इसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट बचा है, देखते हैं पॉइंट क्या है। 14
और ये 15 पॉइंट। परचेज गुड्स फ्रॉम राखी 10,000, परचेज गुड्स फ्रॉम राखी 10,000, राखी से सामान खरीदे 10,000 का, तो गुड्स में प्लस हो जाएगा, गुड्स में प्लस हो जाएगा 10,000, और राखी क्रेडिटर है क्योंकि उसको पैसा देना है, तो लायबिलिटी साइड में भी प्लस हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो गुड्स कौन सा था मेरा, ये 133 वाला, तो मैं ये 133 में प्लस कर दूंगा 10,000, तो ये हो गया 2,42,000 प्लस 1,43,000 प्लस 1,90,000 प्लस 0 प्लस 2,000 इक्वल्स टू, यहाँ पर एक क्रेडिटर जुड़ जाएगा, प्लस कर देंगे क्रेडिटर में 10,000, तो ये हो गया यहाँ पे 0, तो 10,000 प्लस 3,000 और आखिरी में आ जाएगा मेरा कैपिटल 5,64,000, 5,64,000, 5,64,000। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो चेक करेंगे हम, आंसर चेक करेंगे, आंसर चेक करेंगे सही आया है कि नहीं। आइए देखते हैं आंसर, आंसर चेक करेंगे हम सही आया है कि नहीं। देखो सबसे पहला आंसर क्या है, कैश जो है वो 2,42,000 आना चाहिए, हमारा कितना आया 2,42,000। ठीक है, फिर गुड्स आना चाहिए 1,43,000, हमारा कितना आया 1,43,000। बिल्डिंग आना चाहिए 1,90,000, तो हमारा भी बिल्डिंग आया 1,90,000। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस आना चाहिए 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस आना चाहिए 2,000, हमारा भी 2,000 आया है, हमारा भी 2,000 आया है, ये देखिए 2,000। ठीक है, और कैपिटल हमारा आया 564, ये देखिए 564 कैपिटल, रेंट 3,000, क्रेडिटर 10,000, तो मेरा ये 3,000, ये 10,000 और ये हो गया 5,64,000। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पूरा क्वेश्चन, ये बन गया मेरा पूरा क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, अगर आपको और एक इजी वे में मैं समझाऊं तो सिंपल आप यहाँ पर प्लस माइनस लिख सकते हो। कैसे, एक एक को पढ़ते जाओ, कहाँ पे कौन सी चीज़ प्लस हो रही है उसको लिखते जाओ और उसको माइनस करते जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा टॉपिक कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद हम करेंगे जर्नल और उसके बाद करेंगे लेजर। तो दोस्तों यहाँ पर ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एक बात और, आपको पता है वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ईजिली मिलेगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो में कुछ आपको समझ आया हो तो, और कमेंट करिएगा अपने डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में तो उस पॉइंट को कमेंट करिएगा, लेकिन कमेंट जो है वो डिटेल में करिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।